एकता परिषद नई दिल्ली। आप सबसे अनुरोध है कि आप विषय पर अपनी बात रखें। मान्यवर एच.एन. रेकवाल साहब। हमारे सभी मूल निवासी महापुरुषों, जननायकों, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम महानायिकाओं को नमन करते हुए आज साथियों मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी की 119वीं जयंती है और आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की 151वीं जयंती है। इन दोनों महापुरुषों को के इस जयंती के अवसर पर मैं सभी मूल निवासियों, आदिवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई दे। साथियों, आज जो चर्चा के लिए विषय रखे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद चाहे महापुरुषों की जन्म जयंती मनाता हो या महापुरुषों के शहादत दिवस मनाता हो या कोई भी जिला या तहसील या राज्य स्तर के समाज के प्रबोधन के लिए, जागरण के लिए दुश्मनों के द्वारा जो आदिवासियों के विरोध में जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, आदिवासी महापुरुषों के इतिहास का जो विकृतीकरण किया जा रहा है, उनका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, उन तमाम षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने के लिए उन मुद्दों को विषय बना करके हम ये कह सकते हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ देश का एकमात्र संगठन है जो दुश्मनों के षड्यंत्रों को विषय बनाकर खुल करके हम चर्चा करते हैं और हमारे समाज का, आदिवासियों का, भोले भाले लोगों का प्रबोधन और जागरण करते हैं। और प्रबोधन जागरण करने का मकसद है कि हम लोग इन षड्यंत्रों को समझें और हम संगठित शक्ति का निर्माण करें। तो आज जो विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं उसमें पहला विषय है कि मरांग गोम के यानी एक महान नेता जो आदिवासी समाज में एक लीडर निर्माण हुआ था, जयपाल सिंह मुंडा जी का ब्राह्मणीकरण करके आदिवासियों को सेग्रीगेट करना यानी अलग थलग करना, अन्य मूल निवासी जातियों से अलग थलग करना, यह ब्राह्मणी षड्यंत्र है। इस पर एक गंभीर चर्चा है। दूसरा विषय है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में गलत भ्रांतियां लोगों में यानी आदिवासियों में प्रचारित करना, यह आदिवासियों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन से जुड़ने से रोकने का ब्राह्मणी षड्यंत्र है। साथियों, आप लोगों को जानकारी होगी तमाम प्रकार के आदिवासियों के संगठन हैं, हजारों संगठन हैं और उसको कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस के ब्राह्मण या आरएसएस के ब्राह्मण या बीजेपी ब्राह्मण, ये सभी अलग अलग ब्राह्मण उन आदिवासियों को साधन संसाधन देते हैं और उनको नेता बनाने का लालच देते हैं, महत्वाकांक्षा पैदा करवाते हैं और आदिवासियों के नाम पे अलग अलग छोटे मोटे क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं और वो चुनाव के समय उन्हीं कांग्रेस बीजेपी आदिवासियों के नाम पे संगठन बनाते हैं और कांग्रेस बीजेपी उन्हीं ब्राह्मणों की अन्य जो पार्टियां हैं उनके जाकर के सौदेबाजी करते हैं और नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। तो ये जो हमारे दुश्मनों के दलाली कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों के इशारे पर इस तरह की भ्रांतियां हमारे आदिवासियों में फैलाते हैं। उनका एकमात्र मकसद है कि आदिवासी राष्ट्रीय लेवल के कोई भी एक संगठित शक्ति का निर्माण ना हो, उनका एकमात्र मकसद है। और दूसरा मकसद है
कि ये आदिवासी जैसे जयपाल सिंह मुंडा और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में अगर भ्रांतियां फैलाएंगे, गलत जानकारी दे करके अन्य मूल निवासी जातियों से, एससी से, ओबीसी से ये नहीं जुड़ेंगे, मतलब उनका सीधा सा है कि ये वाम से जुड़े। तो ये विषय हम चर्चा के लिए हमने रखे हैं साथियों। इसका मात्र मकसद हमारा है और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का निर्माण ही, केडरबस कार्यकर्ताओं का निर्माण ही हम इसलिए हुआ है। इन संगठनों से जुड़े हुए लोगों की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। 1992 से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद काम कर रही है। अगर 1992 से अभी तक राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी ने ब्राह्मणों की सामाजिक या राजनीतिक किसी में भी लालच में आकर के कोई गया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इसका मतलब 1992 से लगा करके अभी तक हम कह सकते हैं कि लगभग 29 साल होने हैं, लेकिन कोई भी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का कार्यकर्ता या पदाधिकारी उन ब्राह्मणों के संगठनों से किसी भी तरीके से, क्योंकि वो उसको दोस्त और दुश्मन की पहचान वामसेप के माध्यम से ये जागृति आई है, उसका परिणाम है। तो साथियों, अब मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म 3 जनवरी 1903 को तपकारा के मुंडा गांव में, जो रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर, जो वर्तमान में खूंटी जिला है, जो झारखंड में आता है, वहां हुआ था। और उनका परिनिर्वाण 20 मार्च 1970 में हुआ। उनका परिवार ने ईसाई धर्म का ग्रहण कर लिया था और वो सेंट पॉल स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण की। रांची में उन्होंने उनकी प्रतिभा को देख करके, वो मिशनरी स्कूल था, उनकी प्रतिभा को देख करके वहां के प्रधान आचार्य यानी जो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल इतने प्रभावित हो गए कि वो उन्होंने उनके संरक्षक बन गए जयपाल सिंह मुंडा के। और उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए भेजा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अब ये सब ईसाई मिशनरी के लोग हैं कि आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों को आगे बढ़ाने के, विकसित करने के लिए, निखारने के लिए, वो विदेशी लोग, ईसाई जो मानवता और नैतिकता के पक्षधर थे, उन लोगों ने ऐसे आदिवासी जो जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वालों को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा, उच्च शिक्षा के लिए। और वहां से उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की, अच्छे अंकों से हासिल की, और उसके बाद आईसीएस की परीक्षा पास की उन्होंने, यानी भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, उसकी परीक्षा भी उन्होंने बहुत अच्छे अंकों से पास की। उसके बाद साथियों वो भारत आए और भारत में रायपुर, छत्तीसगढ़ है वर्तमान में, उस रायपुर में राजकुमार कॉलेज में वो प्रिंसिपल बने। अब राजकुमार कॉलेज में प्रिंसिपल बने, उसमें तमाम रियासत के बच्चे, मतलब ऊंची जातियों के बच्चे, राजा महाराजाओं के बच्चे और सामंती लोगों के बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते थे। ऐसे युवा उस कॉलेज में पढ़ते थे। वहां पर उनको, जयपाल सिंह मुंडा को जाति के नाम पर, जाति आधारित घृणा का और भेदभाव का शिकार होना पड़ा, प्रताड़ित हुए वो। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू के नाम से उनको खिताब मिला
जो हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे वो, उसके साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ साथ बहुत बड़े राजनीतिक थे, वो पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, संपादक भी थे और बहुत बड़े शिक्षाविद थे। तभी तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल बने और आईसीएस की परीक्षा उन्होंने पास की। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे और इंग्लैंड में पढ़े, मतलब उनकी भाषा इंग्लिश ही थी, ये समझ सकते हैं आप लोग। वो जयपाल सिंह मुंडा का जब वहां से फिर राजनीति में गए और राजनीति में उन्होंने जाने के पहले जो आदिवासी थे, संताल परगना के आदिवासियों को अपने साथ में जोड़ा और उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया। आदिवासी महासभा के बाद उन्होंने, आपको जानकारी है कि संविधान सभा में वो गए, संविधान सभा में आदिवासियों के बारे में तमाम हक अधिकार के लिए उन्होंने, क्योंकि वेल क्वालिफाइड थे, बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा दोनों ही वेल क्वालिफाइड थे, दोनों ही हाईली क्वालिफाइड थे। उन्होंने अपने समाज के पक्ष के विधानसभा में, तो साथियों वो जयपाल सिंह मुंडा ने पहले भाषण में, जो संविधान सभा में 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उन्होंने जो भाषण दिया था कि मैं पहला भाषण है उनका, एक जंगल में रहने वाले के रूप में अपना परिचय देते हुए उन्होंने अज्ञात लोगों के बारे में बात की। ये अज्ञात लोग स्वतंत्रता के गैर मान्यता प्राप्त लड़ाके थे। गैर मान्यता प्राप्त मतलब ये आदिवासी सदियों से लड़ रहे हैं। बिरसा मुंडा है, ये तमाम आदिवासी क्षेत्रों में, अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे भीलों का आंदोलन है, गोंड आंदोलन है, या कोल आंदोलन है, या अन्य आदिवासी जातियां हैं, उनका आंदोलन है। तो ये गैर मान्यता लड़ाके थे। ये भारत के मूल निवासी है, जिन्हें पिछड़ी जनजाति, आदिम जनजाति, आपराधिक जनजाति और ना जाने किस किस नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, सर मैं एक जंगली कहलाने में गौरव का अनुभव करता हूं। इस देश को अपने हिस्से में इसी नाम से हम जाने जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान सभा में एक बात और कही कि सिंधु घाटी सभ्यता की हम पैदाइश है। यह सभ्यता हमें स्पष्ट रूप से यह बताती है कि नव आगंतुकों ने सभ्यता से जंगलों में खदेड़ दिया है। यहां बैठे आप जैसे अधिकांश लोग ऐसे ही नव आगंतुक घुसपैठिए है। मतलब संविधान सभा में जो अन्य बाबा साहब अंबेडकर और बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे कुछ लोग थे जो बोलने वाले थे, बाकी सभी ब्राह्मण तत्सम ऊंची जाति के लोग ही थे। लेकिन उस सभा में उन्होंने उनको कहा कि आप में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो नव आगंतुक है, यानी बाहर से आए हुए हैं, और हम मूल निवासी है और घुसपैठिए है। मतलब जयपाल सिंह मुंडा को पूरा इतिहास की जानकारी थी। आप लोग आदिवासियों को क्या लोकतंत्र सिखाओगे? आदिवासियों को लोकतंत्र का पाठ क्या पढ़ाओगे? आदिवासी तो लोकतांत्रिक तरीके से जीता है। आपको आदिवासियों से लोकतांत्रिक तरीके सीखने की जरूरत है। आदिवासियों की परंपराएं ही लोकतांत्रिक है। जिस तरह से उन पर
अभी वर्तमान में आदिवासी उन्हीं लोकतांत्रिक, चाहे वो कोई आदिवासी समाज, चाहे भील हो, भिलाला हो, ये गोंड हो, संथाल हो, मुंडा हो, ये तमाम आदिवासी जनजातियां हैं, ये सभी अपनी परंपराएं हैं, तो उस पे हमको गर्व है। तो साथियों, इस तरीके से जब जयपाल सिंह मुंडा ने 1938 में संथाल परगना के आदिवासियों के साथ में जो आदिवासी महासभा का गठन किया था, उसके बाद उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया, और संविधान सभा में जो जो शब्द आता है, जैसे बाबा साहब और बिरसा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भ्रांतियां फैलाते हैं, ब्राह्मणों के पर्दे के पीछे से गुमराह करके जो दलाली करने वाले लोग आदिवासियों को गुमराह करने के लिए काम करते हैं, तो साथियों उसका स्पष्टीकरण अभी हमारे विभिन्न वक्ताओं ने बताया कि उनका डिबेट डिस्कशन में क्या हुआ, और जो बाबा साहब जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी शब्द रखने के लिए संविधान में आदिवासियों के लिए प्रस्तावित किया था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका स्पष्टीकरण दिया, और जयपाल सिंह मुंडा उसके बाद चुप हो गए, मतलब वो संतुष्ट हो गए कह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। तो जब हम इसी अगर विषय के ऊपर हम ध्यान दें कि यदि जयपाल सिंह मुंडा अगर संतुष्ट नहीं हो, तो 1952 में पहला चुनाव हुआ, उनके स्वयं के झारखंड पार्टी के अगर 34 विधायक थे, इसके अलावा पूरे भारत में अलग अलग ट्राइबल एरिया से विधायक और सांसद चुन करके जाते थे 1952 से ही, मतलब हम कह सकते कि लगभग 450 विधायक आदिवासी और 47 सांसद, इतने बड़े आ रहे थे, चाहे वो किसी पार्टी से, अगर उस आदिवासी शब्द के ऊपर उनको कोई आपत्ति, वो 19 संविधान सभा में तो जो 2-3 लोग थे, लेकिन 1952 से 450 विधायक और 47 सांसद ये चयन होकर के जा रहे हैं, और 1970 तक सांसद रहे, 1952 से लगा करके 1970 तक। अगर 1952 से लगा करके 1970 इतने विधायक और इतने सांसद होने के बाद में अगर इन विधायक और सांसदों ने किसी विधानसभा में या किसी लोकसभा में या राज्यसभा में ऐसा आदिवासी शब्द के लिए कि संविधान में आदिवासी शब्द रखा जाए, ऐसा कोई सवाल खड़ा किया हो, या लोकसभा या विधानसभा उसके ऊपर बहिर्गमन किया हो, वॉकआउट किया हो कि नहीं आदिवासी शब्द रखा जाए, और अभी मान लिया जाए जयपाल सिंह मुंडा ने अगर नहीं किया है, तो हम ये कह रहे हैं कि अभी आदिवासी शब्द रखने के लिए आप जो भी विधायक है, जो सांसद है, उनको किसने रोका है? वो सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे हैं, या कहीं अखबार में चिल्ला रहे हैं, या किसी टीवी पे बता रहे हैं कि आज साहब जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी शब्द रखना चाहते थे। तो साथियों, ये सिर्फ भ्रमित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ब्राह्मण नहीं चाहता है कि आदिवासी, वो जानते हैं कि आदिवासियों का इतिहास ये है, ये आदिवासी अगर संगठित हो गए तो ये इनका ये महापुरुषों का इतिहास है, कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, और अंग्रेजों के शासनकाल में इन्होंने CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, ऐसे अंग्रेजों के शासनकाल में वो लड़ झगड़ करके इन्होंने अधिकार हासिल किए हैं, और वो लागू भी थे उस समय। उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी को ध्यान में रख करके जयपाल सिंह मुंडा जी और ने इन आदिवासी महापुरुषों के आंदोलन का, संघर्ष का, उन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही
जब संविधान बना, उस संविधान में आर्टिकल 244 के तहत 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का प्रावधान किया। उस ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष ही आदिवासी होगा और सभी आदिवासी चयनित होंगे। बाकी आदिवासी समाज के जो बुद्धिजीवी थे, शिक्षाविद है, वो उनके सदस्य होंगे। 100% नेता नहीं रहेंगे, उसमें आदिवासी समाज के शिक्षाविद, हाईली क्वालिफाइड लोग, समाज के लिए लड़ने झगड़ने वाले, समाज के संगठनों में काम, तो उस ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में के सदस्य होंगे, ताकि वो लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में आकर के समाज के साथ धोखेबाजी ना करें। तो साथियों, ये 1952 और 1957 में झारखंड पार्टी के माध्यम से उनके 34 विधायक चयनित होकर के गए और 5 सांसद चयन होकर के गए। 1962 में 22 विधायक रह गए और उन 22 विधायक में से 12 विधायक तो कांग्रेस ने खरीद लिए। जैसे अभी खरीद फरोख्त चलती है ना, जैसे अभी मध्य प्रदेश में हमारी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, सिंधिया जी के माध्यम से 20 लोगों को लेके गए, कांग्रेस की सरकार गिरा दी और आज वो बीजेपी सत्ता में आ फरोख्त। तो जब से चुनाव चालू हुआ, चुनाव प्रणाली चालू हुई, काम चल रहा है। और पहले चुनाव में ही बाबा साहब के विरोध में भी जिस तरीके से षड्यंत्र हुआ उनको रोकने के लिए, उनको हराने के लिए, तो ये तभी से चल रहा है। और जब वो कांग्रेस में 12 विधायक चले गए, फिर उन्होंने नेहरू जी से पे विश्वास करके, भरोसा करके, उन्होंने 20 जून 1963 को अपनी झारखंड जो पार्टी थी, उस झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। तो ये धोखेबाज लोग होते हैं, जिन शर्तों पे विलय हुआ था वो शर्तें पूरी नहीं हुई और अंत में उन्होंने कहा था कि झारखंड पार्टी का मुझे कांग्रेस में विलय करना मेरे लिए बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि गलती रही, इन पे भरोसा कर लिया। ये धोखेबाज लोग हैं। और इस तरीके से साथियों, 20 मार्च 1970 को उनका ब्रेन हेमरेज होकर के, मतलब उनकी साधारण मृत्यु नहीं हुई है, ये कह सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियां निर्माण हुई हो, या कौन कह सकता है कि उनकी वास्तव में, क्योंकि हर व्यवस्था पे उन्हीं का कब्जा है। रख करके आवाज आ रही? जी, हेलो। हाँ आ रही सर आवाज। हाँ, ये फोन डिस्टर्ब कर रहा था। जी जी जी, बीच बीच में वो अपने आप ही बंद हो जाता। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो इतिहास से सबक नहीं सीखती, वो अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में जिस तरह की धोखेबाजी हुई, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जो हाईली क्वालिफाइड थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, उन लोगों को किस तरीके से आगे नहीं बढ़ने दिया और उन आदिवासियों का सत्यानाश करने के लिए उन्होंने तमाम प्रकार का षड्यंत्र किया कि ये आदिवासी का कोई राष्ट्रीय स्तर का या प्रदेश स्तर का कोई नेतृत्व का निर्माण ना हो। इन चीजों को अगर ध्यान में रख करके, और ये जिस तरीके से हमारे समाज लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाज के नाम पे संगठन बना करके आदिवासियों को, युवाओं को भ्रमित
और दुश्मनों से साथ सहयोग लेकर के बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, जय जयकार करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, हो कुछ नहीं रहा है, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं। झारखंड के ही इंजीनियर कार्तिक उरांव के माध्यम से एक अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन हुआ। वो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने पूरे भारत के आदिवासियों को इंजीनियर कार्तिक उरांव, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते और कई आईएएस और कई हाईली क्वालिफाइड अधिकारी कर्मचारी उन्होंने उनके नेतृत्व में आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक करने के लिए बहुत काम किया। मैंने भी 1990 से लगा करके उसी मूवमेंट के साथ में, उसी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद में मैं भी 1990 से लगा करके 1998 तक उसमें काम किया मैंने। तो साथियों, ये इतिहास है। अगर हमारे ऐसे महापुरुषों को, जिनके आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं, जिन सावित्रीबाई फुले की आज उन्होंने भी किस इन व्यवस्था के विरोध में अपनी जिंदगी लगाई है और इन्होंने कैसा सलूक किया, क्या व्यवहार किया है, और ये इतिहास को ध्यान में रखते भी, और अगर हम सबक नहीं लेंगे तो हमारा सत्यानाश करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है। जानने के बाद भी अगर हम उन्हीं कांग्रेस, बीजेपी या तत्सम ऊंची जातियों के साथ में मिल करके अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर हम काम करेंगे, और आज वर्तमान में जिन परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है कि विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जानवरों के संरक्षण के नाम पे उनको हाथी की चिंता है, शेर की चिंता है, भालू की चिंता है, लेकिन उस आदिवासी एरिया में, उन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की चिंता नहीं है। जानवरों के संरक्षण के लिए आदिवासियों को, इंसानों को बेदखल किया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, और ये सदियों से चला आ रहा है। ये आदिवासियों का इतिहास है। कोई तिलका माझी का आंदोलन देखे, सिद्धू कान्हू का आंदोलन देखे, कौन थे? ये जमींदार है, भूमाफिया है, ये मुनाफाखोर है, खनिज माफिया है, जंगल माफिया है, ये सूदखोर है। ये तमाम इन आदिवासियों के विरोध में षड्यंत्र कर रहे थे, इनको जल जंगल जमीन से विस्थापित कर रहे थे। उस समय भी वही दुश्मन थे, और वर्तमान में भी आज नक्सलवाद के नाम पर या विकास के नाम पे, पर्यावरण संरक्षण के नाम पे, या अन्य के माध्यम से आदिवासियों को जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। और उस आदिवासी एरियो में गैर आदिवासियों की घुसपैठ आज भी हो रही है, और उस समय भी हो रही थी। यही विरोध आदिवासी बिरसा मुंडा, तिलका माझी और सिद्धू कान्हू उस समय भी लड़ रहे थे, और आज वर्तमान में भी लड़ रहे हैं, और आज उनको नक्सलवाद के नाम पर मारा जा रहा है। तो ये अगर हम नहीं सबक लिया, अगर हमने उससे, हमारे इतिहास से सबक नहीं सीख लिया, अभी भी हमने हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ में अगर इस समाज को गुमराह करके, भ्रमित करके, सेग्रीगेट करने का अगर हम षड्यंत्र करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं करेगी। हम लोग तो लगातार लगे हुए, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ आज निरंतर काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो हम राष्ट्रीय लेवल का चरणबद्ध कार्यक्रम, 3-3 चरण में हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम लोगों को वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के तमाम सहायक संगठन है, यानी गैर आदिवासी जो मूल निवासी लोग हैं, एससी है, एसटी है, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी है, तमाम प्रकार की माइनॉरिटी है, उन लोगों का हमको आंदोलन में साथ सहयोग मिलता है। हर तरह से साधन संसाधन भी वो देते हैं, और यहाँ तक कि गैर आदिवासी जिले और गैर आदिवासी राज्यों में भी
हमारे हक अधिकार के लिए, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए वो अपने झंडे झंडे बैनर के साथ में धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारे हक अधिकार की लड़ाई के लिए वो ज्ञापन देते हैं, रैलियां करते हैं। ये सबसे बड़ा आज वर्तमान में हमारे लिए उपलब्धि है और इसका श्रेय अगर जाता है तो बामसेब के और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब को जाता है कि उन्होंने ही आदिवासियों में कैडर बेस्ड लोगों का निर्माण किया। उन्होंने ही आदिवासियों में जिला स्तर से लगा करके राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व का निर्माण किया, अच्छे वक्ताओं का निर्माण किया, कैडर बेस्ड लोगों का निर्माण किया। आज अन्य मूल निवासी जातियों का जो साथ सहयोग मिल रहा है वो भी उन्हीं को श्रेय जाता है। और दुश्मन को यही तकलीफ है कि ऐसा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद या राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ जिनको सहयोग समर्थन मिल रहा है, ओबीसी का भी मिल रहा है और वो जाहिर समर्थन के साथ साथ में सहभाग भी कर रहे हैं और साधन संसाधन भी मुहैया करवा रहे हैं। इसलिए हमारा दुश्मन डरा हुआ है और नए नए दलालों को पैदा करता है। तो मैं जितने भी जो वास्तव में ऐसे जो हमारे जो वास्तव में आदिवासियों के कल्याण और आदिवासियों के सत्यानाश के लिए चिंतित है और वास्तव में ईमानदारी से अगर आदिवासियों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आदिवासियों को बचाना चाहते हैं, आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बचाना चाहते हैं, आदिवासियों के तमाम संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए वास्तव में आप ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं तो मैं उन तमाम संगठनों से अपील करता हूं कि आइए साथियों, हमारी समस्या राष्ट्रीय स्तर की है और हम अगर क्षेत्रीय लेवल का या जाति के नाम पे या एक क्षेत्र एक राज्य का संगठन बना करके अगर हम काम करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हम ये अपील करते हैं कि आपने जिस नाम से भी संगठन बना रखा है आप उस नाम को बरकरार रखें। जो भी आपने एजेंडा निर्धारित कर रखा है, जो भी आपका झंडा है, जो भी आपका बैनर है, वो बरकरार रखे। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे मुद्दे हैं, उन कॉमन मुद्दे हैं, उन कॉमन मुद्दों के साथ में हम मिलजुल करके इस आदिवासियों को, इस आदिवासी कौम को बचाने की जरूरत है। क्योंकि आज भी वर्तमान में इस 70 तथाकथित 75 साल की आजादी में हम कह सकते हैं कि मात्र 8 से 10% लोगों को लाभ मिला है, चाहे वो नेता बना है, चाहे वो अधिकारी बने हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बने हो या कोई भी फील्ड में अपने व्यापार से ज्यादा लोगों का विकास नहीं हुआ है। लेकिन 50% आदिवासियों को विकास के नाम पे अपने जल जंगल जमीन से विस्थापित, आप देखिए लाभ 10% हुआ इस आजादी में, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत। जो भी थोड़ा बहुत जो जागरूक थे, जो जिनके माँ बाप जागरूक थे, उन्होंने उसका लाभ ले लिया। लेकिन आज भी उन 90% में से 50% लोगों को जल जंगल जमीन से विकास के नाम पर खदेड़ दिया है। आज बहुत ही बदतर स्थिति में है। आज जो शेड्यूल एरिया के रहने वाले आदिवासी थे उनको नॉन शेड्यूल एरिया में पुनर्वसन कर दिया। अब वो नॉन शेड्यूल एरिया से उनकी परंपरा रीति रिवाज वो खत्म हो गया। उनको आज अपना जाति का प्रमाण पत्र, अपने बच्चों के जाति का प्रमाण पत्र बनाने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जहां उनके पुरखों की थी, जहां उनकी पहचान थी, अब वहां से वो बेदखल होकर के नई जगह चले गए। तो ये तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र हो रहे हैं, 50% आदिवासी और बाकी कई आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर 1966 से मारा जा रहा है। और उस आदिवासी नक्सलवादी एरिया में यही सब पूंजीपति और शासक जातियां मिलकर के, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किनकी है? इन्हीं की, जो यह भारत को लूट करके विदेशों में गए और वापस उन्हीं को भारत में आ रहे हैं। कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी आ रही है, मतलब इनके रिश्तेदार ही है, वो कोई अलग नहीं है। और उन आज तमाम प्रकार के उन आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे धार्मिक रूप से या
वनगमन यात्रा निकाल करके उन आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासियों के जो भी देवी देवता है या उनके जो ऐसे धार्मिक स्थल है उनको उनका विकास करने के लिए उनका वो पैसा कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और वहां आदिवासियों के देवताओं को या जो पूजा स्थलों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उनका ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। तो इस तरीके से आज अगर आदिवासियों का अगर ब्राह्मणीकरण नहीं होता तो आज बीजेपी जहां जहां भी सत्ता में है, जिन आदिवासी क्षेत्रों में है या जो अन्य आदिवासी क्षेत्रों में अगर कांग्रेस भी है तो वो भी वही। आज झारखंड छत्तीसगढ़ का देख लें, अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वन गमन पथ का निर्माण और उस आदिवासी क्षेत्रों में मंदिरों का निर्माण, पर्यटन केंद्र का निर्माण कांग्रेस कर रही है। और वन गमन पथ मतलब ब्राह्मणों का काम कर रही है, तो हम उनको अलग कैसे समझ सकते हैं? तो ये आप लोगों को है कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब कांग्रेस ने जयपाल सिंह मुंडा जैसे व्यक्ति को नहीं बख्शा, उनके साथ धोखेबाजी की, तो ये छुपे हुए दुश्मन हैं और खुला हुआ दुश्मन आपका बीजेपी है, आरएसएस है। ये खुल करके आपके 1905 से ही ये आपको आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। प्रकार के आदिवासियों के नाम पे संगठन बना रखे हैं कि हम आदिवासियों का कल्याण और विकास करेंगे और एनजीओ के माध्यम से करोड़ों रुपए अनुदान ले रहे हैं। और उन आदिवासियों को अगर कुछ जैसे जयपाल सिंह मुंडा को उन्होंने गुलाम भारत में जयपाल सिंह मुंडा को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा। गुलाम भारत में बाबा साहब अंबेडकर विदेशों में पढ़ने के लिए गए। आजाद भारत में ये जितने भी आरएसएस या उनके सहायक संगठनों ने या उनके धार्मिक संगठनों ने आदिवासियों के लिए जितने भी एनजीओ है, चाहे वो जनजाति कल्याण परिषद हो, वनवासी कल्याण परिषद हो, अभी हिंदू जनजाति युवा संगठन बनाया उन्होंने, और भी दूसरे कई तरह के संगठन, भील सेवा संघ, गोंड सेवा संघ, गोंड सेवा मंडल, मीना सेवा मंडल, ये तमाम प्रकार के ये चल रहे हैं। ये एनजीओ के टाइप है और ये से अनुदान लेते हैं, करोड़ों रुपए उनसे पैसा लेते हैं आदिवासियों के नाम पे और यही ब्राह्मण बनिए ऐश करते हैं। कोई हिसाब किताब नहीं उनका। अगर वास्तव में अगर किसी इन्होंने कोई ऐसा उदाहरण बता दे मुझे कि इन्होंने किसी आदिवासी को बाहर भेजा हो पढ़ने के लिए, इनके सेवा आश्रम से या वनवासी कल्याण आश्रम से या अन्य उनके उससे कोई डॉक्टर बना हो, कोई इंजीनियर बना हो, कोई प्रोफेसर बना हो, हाँ ये जरूर कथावाचक बना रहे हैं, वेद पंडित बना रहे हैं, पुजारी बना रहे हैं, कोई रामायण के प्रवचनकार बना रहे हैं, कांड करना सिखा रहे हैं, मतलब आदिवासी बच्चों को इस तरीके से। तो ये हम लोगों को समझने की जरूरत है कि आज यदि हम जितने भी आदिवासी समाज के वास्तव में आदिवासियों के लिए चिंतित है, तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए चिंतित है और ये प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से शिक्षा, नौकरी और खत्म कर दिया है। आज कोई भी इसके विरोध में बोलने वाले नहीं है। आज आदिवासियों के कल्याण और विकास के नाम पे आर्टिकल 275 के तहत मिलने वाली जो राशि है, उस राशि का अन्य मदों में खर्चा किया जा रहा है। उनकी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए खर्चा किया जा रहा है, जिसमें अमित शाह को बुला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को बुला रहे हैं, हमारे महापुरुषों की जयंतियां मना रहे हैं। तो ये आज समझ सकते हैं
कि ये अगर हमारे महापुरुषों के अगर वास्तव में जन्म जयंतियां मना रहे हैं तो इन्होंने हमारे महापुरुषों के साथ क्या सलूक किया है, वो इतिहास की जानने की जरूरत है। ये हम लोगों को अगर आज भी अगर हमने इससे सबक नहीं लिया तो साथियों, हमको आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे माफ नहीं करेगी। इसलिए हम लोगों को यदि आज जो भी संगठन जिस नाम से भी चला रहे हो आप लोग, हम स्वागत करते हैं आप लोगों का। आप आइए, हमारा कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, हम कोई नेता नहीं बन रहे हैं, हमको विधायक या सांसद नहीं बने। हम अगर इकट्ठे होंगे तो हम विधायक और सांसद बनाएंगे। हमारे प्रेम कुमार गेड़ाम जी कहते हैं कि हम किंग नहीं किंग मेकर है, हम राजा बनाने वाले लोग हैं, हमको राजा बनना नहीं है। तो साथियों, हम लोगों को वर्तमान परिस्थितियों का अगर आकलन नहीं है, हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, कि आज तमाम प्रकार की शिक्षा खत्म हो गई है, इस लॉकडाउन के माध्यम से नई नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। लॉकडाउन में ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है, जगह जगह आदिवासियों को विकास के नाम पे खदेड़ा जा रहा है। मजदूरों के विरोध में कानून, मजदूरों के जो लेबर लॉ बाबा साहब अम्बेडकर ने गुलाम भारत में बनाए थे वो खत्म कर दिए हैं। आज कुछ नहीं कर सकता, वो कोर्ट में नहीं जा सकता। किसान हैं आज बड़े पैमाने करोड़ों लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उनको जिंदा रखने के लिए आज तमाम प्रकार की मशक्कत की जा रही है। अगर ये 3 कृषि कानून अगर लागू हो गए तो आज जो राशन की दुकान पे उनको जिंदा रखने के लिए जो राशन मिलता है वो राशन भी नहीं मिलना है। पहले तो जंगल में थे तो आदिवासी जंगलों में जाकर के अपने आप को बचाया, अपने परिवार को बचाया और अभी तक जिंदा रहे। अब जंगल भी नहीं बचे हैं और संवैधानिक अधिकार भी, ये संविधान भी जा रहा है, नया संविधान बन रहा है, उनका नया संसद भवन बन रहा है और वो खुल करके आपके हक अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमने मिलजुल करके अगर ये निर्णय नहीं लिया और जो भी आप देखें कि कौन सा संगठन है, इनका नेटवर्क कितना है, हमारी राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और हम जिला स्तर का या जाति के नाम पे संगठन बना रहे या एक क्षेत्रीय लेवल का संगठन बना रहे हैं, भील के नाम पे बना रहे, मुंडा के नाम पे बना रहे, भिलाला के नाम पे बना रहे, गोंड के नाम पे बना रहे, संथाल के नाम पे बना रहे, एक क्षेत्रीय लेवल पर बना रहे, तो क्या ये जाति लेवल का संगठन राष्ट्रीय लेवल के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? इसलिए हमारा एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का संगठन है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। तमाम प्रकार के जो भी संगठन हैं चल रहे, आपने बनाए हैं, अच्छी बात है, आप अपने स्तर पे काम करें, अपने एजेंडे पे काम करें, लेकिन ये संविधान बचेगा तो भील बचेगा, भिलाला बचेगा, गोंड बचेगा। ये संविधान अगर नहीं बचा तो खूब बना लो आप अपने अपने संगठन और खूब बनाओ, अपने परिचय सम्मेलन करवाओ, विवाह सम्मेलन करवाओ। तो साथियों, आज विवाह सम्मेलन के ऊपर मैं जानकारी दे रहा हूं कि विभिन्न राज्य सरकारें आज पर मुख्यमंत्री कन्यादान के रूप में आपके बच्चों की शादियां करवा रहे हो। इससे आप समझ सकते हो कि गुलाम भारत में जो लोग अपने बच्चों को पैदा करते थे वो अपने बच्चों की शादी करवाने के लायक थे। अगर उस गांव में अगर एकाध व्यक्ति ऐसा होता तो समाज के लोग मिलजुल करके उसकी मदद करते थे। आज हजारों की संख्याओं में मुख्यमंत्री उनके बच्चों की शादियां करवा रहा है। मतलब वो लोग इतना सत्यानाश कर दिया है कि वो अपने बच्चों की शादियां करवाने के लायक भी नहीं है।
गुलाम भारत में भूखमरी नहीं थी। आजाद भारत में 83 करोड़ लोग भूखमरी की कगार पे पहुंच चुके हैं, और जिसमें से लगभग 30 से 32 करोड़ लोगों को एक भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। आप चले जाएं, ट्राइबल एरिया में चले जाएं, जहां आज भी विकास के नाम पे कुछ पहुंचा हो, कोई सुख सुविधाएं नहीं, आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, आज भी तमाम मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ना शिक्षा है, ना ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना सड़क है, ना मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, ना इंटरनेट का नेटवर्क नहीं है, और हम कहेंगे हम 21वीं सदी में आ गए हैं। तो साथियों, ये आज अगर हम नहीं समझे, आज भी हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर हमने इस तरीके से समाज को भ्रमित किया, गुमराह किया, सेग्रीगेट करने का काम किया, तो उन लोगों को माफ करने वाली नहीं है। आज समझ जाए, जब जागो तब सवेरा। अभी तक हमसे जो गलतियां हुई है कोई बात नहीं, लेकिन हम भविष्य में इस कौम को बचाने के लिए और आदिवासी 100% इकट्ठा हो जाए। खूब चिल्लाओ आदिवासी मूल निवासी है, खूब भ्रमित करो अम्बेडकर के बारे में। कोई कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों के लिए क्या किया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया, वो तो इस दुनिया में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें आपको तमाम प्रकार के अधिकार है, शिक्षा के है, नौकरी के, पदोन्नति के, राजनीति के, जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए, अपनी सभ्यता संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए सभी प्रावधान है संविधान में। छोड़ो बाबा साहब को, उस संविधान में जो दिया है उसको लागू करवा लो, उसको अमल करवा लो। बाबा साहब ने क्या किया आदिवासियों के लिए? अरे नहीं किया। वो संविधान देखो ना, पढ़ो। क्यों मूर्ख बना रहे हो और गुमराह कर रहे हो समाज को? कोई पागल व्यक्ति भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारता है। वो जयपाल सिंह मुंडा भी दुनिया में नहीं है, ना बाबा साहब अम्बेडकर है। उनका संविधान जरूर है, दोनों के मिलजुल करके उन्होंने जो आपको दिलाया है, वो जो प्रावधान करवाया है, उसको पढ़ो और उसको संगठित होकर के उसको लागू करवाने के लिए शक्ति का निर्माण करो। और हम अकेले अकेले आदिवासी इकट्ठे होकर के हमारे यह हक अधिकार और संविधान को नहीं बचा सकते हैं। अगर बचाना चाहते हो तो तमाम मूल निवासी जातियों के थोड़े थोड़े लोग मिलकर के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ में ध्रुवीकरण करके ही हम इस संविधान को बचा सकते हैं। और आज देश में एकमात्र संगठन है वामसेप, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, ऐसा नेतृत्व है जो 87 संगठन बना रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ भी उनके साथ में मिलजुल करके कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करके हम काम कर रहे हैं। और इन आदिवासियों को बचाने के लिए हम रात दिन लगे हुए हैं। तमाम आज 22 राज्यों में लगभग 200 जिलों में हमारा नेटवर्क है। और हम कितनी बड़ी ताकत है, हमारे चरणबद्ध आंदोलन को आप देख लीजिए, हम YouTube पे वीडियो देख लीजिए कि हमारी बड़ी बड़ी रैलियां हुई है, कोरोना के पीरियड में भी हुई है। तो साथियों, अगर हमको बचाना है तो हमको जो वामसेप, जो मूल निवासी जातियों का मूल निवासी बहुजन समाज का एकमात्र संगठन है, जो 31 राज्यों में है, 567 जिलों में है, और लगभग इसके 87 सहायक संगठन है। आज 15 वर्ष से लगा करके 85 वर्ष के लोग, यानी स्टूडेंट से लगा करके रिटायर्ड पेंशनर तक के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग इस मिशन के साथ में जुड़े हुए हैं। और एकमात्र संगठन है। अगर ये संगठन अगर सफल नहीं होता है तो ऐसा संगठन किसी की बनाने की औकात भी नहीं है, और नहीं ऐसा लीडर मिलने वाला है जो दुश्मनों को चैलेंज कर सके। और जो भी वो बात करते हैं सबूतों के आधार पर करते हैं। कई लोगों के विरोध में FIR दर्ज होती है, लेकिन वामसेप के जितने भी पदाधिकारी है जो मंच पे बोलते हैं, उनके विरोध में आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोगों को
इन चीजों को समझने की जरूरत है और मिलजुल करके हम लोगों को इन आदिवासियों को बचाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अपने झंडे डंडे एजेंडे के साथ में काम करना होगा। ऐसा करेंगे तो ही हम इन आदिवासी कौम को बचा सकते हैं, इनके जल जंगल जमीन को बचा सकते हैं और इनको जल जंगल जमीन से जो खदेड़ा है, संविधान के विरोध में जाकर के काम किया है, वो सब हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संविधान के विरोध में आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता है। तो अगर आदिवासी की जमीन पे बड़े बड़े खनिज की माइंस चल रही है, खदानें चल रही है, या उद्योग डले हुए हैं, या विभिन्न तरह के उद्योग डले हुए, सब तक कब्जा कर सकते हैं। ये संविधान बचेगा, ये आंदोलन सफल होगा और हम शासक बन सकते हैं। जब शासक बनेंगे तो हम तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार भी हमारे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। संविधान बचेगा तो आदिवासियों को विशेषाधिकार दिए हैं, आदिवासियों के वो विशेषाधिकार शेड्यूल एरिया, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची किसी गैर आदिवासी को लागू नहीं होंगे। संविधान को सिर्फ लागू करना है, सबको, एससी को अलग अधिकार है, एसटी को अलग अधिकार है, ओबीसी को अलग अधिकार है। ये तमाम प्रकार के हक अधिकार संविधान ने हम लोगों को दिया है। इसलिए हमको मिलजुल करके पवन मेहसान साहब के निर्देशन में, नेतृत्व में हम आदिवासियों को, आदिवासी कौम को बचाने के लिए संगठित होने की जरूरत है। आप ऐसा करेंगे। साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार।